जय हिंद और जोहार झारखंड फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे द पढ़ाई करो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और काव्य बीथी हम झारखंड सीजीएल पेपर 2 हिंदी में काव्य बीथी पढ़ रहे थे और आज ये आपका पूरा काव्य बीथी कंप्लीट हो जाएगा। आज हम पढ़ेंगे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और धूमिल जी के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कवि परिचय एक दृष्टि में हम देखें तो उनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के बस्ती 1927 में और मृत्यु हुई थी 1983 में। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 15 सितंबर 1927 बस्ती, 23 सितंबर 1983 नई दिल्ली में डेथ हुई थी। तो हिंदी कवि एवं साहित्यकार थे। सर्वेश्वर मानते थे कि जिस देश के पास समृद्ध बाल साहित्य नहीं है उसका भविष्य उज्जवल नहीं रह सकता। सर्वेश्वर की यह अग्रगामी सोच उन्हें एक बाल पत्रिका के संपादक के नाते प्रतिष्ठित और सम्मानित करती है। नाम था सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। जन्म हमने देखा 15 सितंबर 1927, जन्म स्थान बस्ती, वहीं मृत्यु 23 सितंबर 1983 को, मृत्यु स्थान नई दिल्ली। अभिभावक कौन थे? तो विश्वेश्वर दयाल। कर्म क्षेत्र कवि थे, लेखक, पत्रकार, नाटककार, भाषा हिंदी। अब इनका हम परिचय देखेंगे। इनका जन्म 15 सितंबर 1987 को विश्वेश्वर दयाल के घर में हुआ। सर्वेश्वर जी की आरंभिक शिक्षा दीक्षा भी जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में ही हुई। बचपन से ही वे विद्रोही प्रकृति के थे। उनकी रचना तथा पत्रकारिता में उनका लेखन इसकी बानगी पेश करता है। इसी कारण जब वो बस्ती के राजकीय हाई स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ रहे थे तो राजनीतिक चुहलबाजी के कारण उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया, स्कूल से। फिर सर्वेश्वर को एंग्लो संस्कृत हाई स्कूल बस्ती के प्रधानाचार्य श्री चक्रवर्ती ने शरण दी और इसी विद्यालय से जो है सर्वेश्वर जी 1941 में हाई स्कूल के एग्ज़ाम पास किए। इसके बीच बस्ती का ग्राम्य परिवेश, आंचलिकता, शहर के किनारे बहने वाली कुआनों, नदी, भुजैनिया का पोखरा आदि प्रतीक सर्वेश्वर के भोले मन को प्रभावित करते रहे। माटी की यह महक तथा जीवन के संतरासों को वे ताजिंदगी नहीं भूले। सर्वेश्वर जी के पिता थे विश्वेश्वर दयाल। वो बहुत मेहनत से मालवीय रोड में स्थित अनाथालय के पास एक छोटा सा घर उन्होंने बनवाया और इसी नए घर में सर्वेश्वर के छोटे भाई और छोटी बहन का जन्म हुआ। इस दौरान उनकी मां का तबादला बस्ती से बांसगांव, गोरखपुर और फिर वाराणसी हो गया। सर्वेश्वर भी अध्ययन के लिए, पढ़ाई के लिए जो अपनी मां के साथ बनारस चले गए। 1943 में उन्होंने बनारस के क्वींस कॉलेज से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की और 1944-45 में आर्थिक विपन्नता और बहन की शादी के लिए जो है पैसा एकत्र करने के लिए सर्वेश्वर ने पढ़ाई छोड़ दी। वास्तव में सर्वेश्वर जी के परिवार की आर्थिक दशा कभी अच्छी नहीं रही। अब हम देखते हैं कि बस्ती से खैर इंडस्ट्रियल इंटर कॉलेज में इन्होंने नौकरी भी की थी। सर्वेश्वर ने बस्ती के खैर इंडस्ट्रियल इंटर कॉलेज में, और यहाँ उन्हें 60 रुपये जो है पर मंथ उनको सैलरी मिल रही थी। उसके बाद ज़्यादा दिन तक वो बस्ती में नहीं रह पाए। उनकी दिली तमन्ना थी कुछ कर दिखाने की और इसी आशा के साथ हृदय में संजोए हुए वो बस्ती से प्रयाग यानी इलाहाबाद पहुंच गए। इलाहाबाद में उन्होंने बीए किया। 1949 में एमए पास किया। 1949 में फिर वो 1949 का यह साल पत्रकार सर्वेश्वर के मर्मांतक पीड़ा देने वाला साबित हुआ। उनकी मां जो है अपने स्वास्थ्य और आर्थिक विपन्नता को झेलते हुए हमेशा के लिए जो है वो बिछुड़ गई। इस साल अगर बात किया जाए घोर दुख और विपन्नता को सहते हुए सर्वेश्वर किसी प्रकार लगभग 4 महीने अपने पिता के साथ बस्ती रहे। यही उन्हें प्रख्यात उर्दू शायर तारा शंकर नशाद के साथ परिमल की स्थापना की साहित्यिक संस्था है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की साहित्यिक विशेषताएं। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी नई कविता के कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उन्होंने लोक जीवन से ही अपनी विषय सामग्री उठाई है। वे मानते थे कि साहित्य केवल नगरों की विषय वस्तु नहीं है, इसका महत्व प्रत्येक जन के लिए है। इसलिए उन्होंने सामान्य जन की पीड़ा को, उनकी विसंगतियों को और उनके शोषण को आवाज़ दी है। उनका साहित्य जो है सच्चाई यथार्थ जो अभी प्रेजेंट है उस पर आधारित था।
सहजता से उनका गहरा विश्वास है। सर्वेश्वर जी का काव्य क्षेत्र और व्यक्तित्व अत्यंत व्यापक है। उनमें मस्ती भरी धुन पर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना सहज प्रेम के गीत गाने की जितनी सामर्थ्य है, उतनी ही शतरांश और संक्रांति की उलझी हुई संवेदना को व्यक्त करने की भी है। विरह की गहन व्यथा को अद्भुत संयम के साथ कविता में उतारने की क्षमता है, उतनी ही युग के विषमताओं पर चुभते हुए व्यंग करने का भी। उनमें जितनी अनास्था और पराजय है, उसमें कहीं अधिक आस्था और विजय का विश्वास है। वे प्रकृति के खिलवाड़ की मना स्थिति को भी चित्रित कर सकते हैं और गहनतम अनुभूतियों के रंग में रंग कर भी। जीवन में हर कहीं रम लेने की और कहीं से कविता बोलने की इस व्यक्ति में अजीब सी ताकत है। इनके काव्य में एक सफल नए कवि की प्रायः सभी विशेषताएं मिलती है। कवि हृदय ने प्रकृति व नारी की रागात्मकता में डूबकर कविताओं की रचना की है, किंतु इनमें भाव प्रवणता के स्थान पर बौद्धिक संयम अधिक है। इसी प्रकार कवि द्वारा चित्रित नारी आस्थाप्रद है। अब सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की भाषा शैली की बात करें तो चित्रमयी शैली के लिए फेमस है। इनके आधार पे वो दुर्लभ चित्र बनाए जा सकते हैं उनके साहित्य के आधार पे, और बोलचाल के लिए आम शब्दों का यूज करते थे। उनके द्वारा अनूठी भाव अभिव्यक्ति करते हैं। सर्वेश्वर जी के विषय में अज्ञेय जी ने बहुत सही कथन कहा है। समकालीन सत्य और यथार्थ को जो नए कवि सफल और सबल हाथों में पकड़ सके, जो सच्चे अर्थों में समकालीन जीवन से संपृक्त है, उनमें सर्वेश्वर जी का विशेष स्थान है ना। अब हम देखेंगे इनकी रचनाएं कौन कौन सी रही। इनका काव्य था तीसरा सप्तक। अज्ञेय जी जो दो सप्तक अज्ञेय जी लिखे थे और तीसरा सप्तक उनको सर्वेश्वर जी लिखे 1959 में। काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूटियों पर टंगे लोग, क्या कहकर पुकारूं, प्रेम कविता है। कोई मेरे साथ चले मेघ आए, कथा साहित्य की बात करें। पागल कुत्तों का मसीहा लघु उपन्यास है। सोया हुआ जल, उड़े हुए रंग, यह उपन्यास सूने चौखट नाम से इतना में प्रकाशित हुआ था। कौन सा? उड़े हुए रंग का ही है। 1974 में पब्लिश हुआ था सूने चौखट। कच्ची सड़क, अंधेरा पर अंधेरा, नाटक में उन्होंने बकरी किया है। इसका लगभग सभी भारतीय भाषाओं में अनुवाद तथा मंचन हो गया है। लड़ाई 1979, अब गरीबी हटाओ 1981 में, कल भारत आएगा तथा हवालात, रूपमती, बाज बहादुर तथा होरी धूम मचोरी मंचन, यात्रा संस्मरण, कुछ रंग कुछ गंध, बाल कविता, बतूता का जूता, महंगू की टाई, बाल। तो चलिए हम लगाएंगे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का MCQ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस काल के कवि हैं? तो वो आधुनिक काल के कवि हैं। नेक्स्ट है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो हमने देखा कि 15 सितंबर 1927 को इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब देखेंगे नेक्स्ट, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने कौन सी पंजिका बग संपादन किया? तो ये आपका है पराग। नेक्स्ट है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने अपना लेखन कार्य कब प्रारंभ किया था? तो ये 1951 में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने जो है अपना लेखन कार्य प्रारंभ किया था। अब नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को पहला कविता संग्रह कौन सी है? तो काठ की घंटियां हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है? तो ये आपका हो जाएगा पागल कुत्तों का मसीहा, सूने चौखटे, सोया हुआ जल, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित बकरी कौन सी विधा है? तो बकरी जो है नाटक है। नेक्स्ट है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। नेक्स्ट है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को कौन सी रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो खूटियों पर टंगे लोग। नेक्स्ट है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कौन सा तार सप्तक के कवि हैं? तो तीसरा। नेक्स्ट है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कौन सी अखबार से जुड़े हुए थे? दिनमान। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है? तो वो है आपका बकरी, गरीबी हटाओ, लड़ाई, तीनों है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी।
नेक्स्ट है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 1983 में। नेक्स्ट है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की शिक्षा दीक्षा कहाँ पूरी हुई थी? तो इनकी शिक्षा दीक्षा इलाहाबाद में पूरी हुई थी। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे किनका, धूमिल जी का। तो इनका जन्म हुआ था बनारस में 1936 में, मृत्यु हो गई 1975 में। कवि परिचय एक दृष्टि में देखते, नाम था सुदामा पांडे धूमिल, अन्य नाम था धूमिल। जन्म 9 नवंबर 1936, जन्मभूमि बनारस यूपी, मृत्यु 10 फरवरी 1975, मृत्यु स्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश। अभिभावक कौन थे? तो शिव नायक पांडे और रजवंती देवी। पति या पत्नी, जो भी पत्नी थी इनकी, मूरत देवी। मुख्य रचनाएं संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, धूमिल की कविताएं, किस्सा जनतंत्र, मोचीराम आदि। भाषा हिंदी। शिक्षा 10वीं तक अत्यंत मेधावी छात्र के रूप में ITI वाराणसी से विद्युत डिप्लोमा प्राप्त करके इसी संस्थान में विद्युत अनुदेशक के रूप में कार्य किया। पुरस्कार उपाधि साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी, नागरिकता भारतीय थे। अन्य जानकारी, धूमिल का जो रहन सहन इतना साधारण था कि ब्रेन ट्यूमर के शिकार होकर जब वो अचानक मौत से हारे तो उनके परिजनों तक ने रेडियो पर उनके निधन की खबर सुनने के बाद ही जाना कि वो कितने बड़े कवि थे। माय गॉड। चलिए जीवन परिचय देखते हैं। सुदामा पांडे धूमिल का जन्म 9 नवंबर 1936 को बनारस के निकट गांव खेवली में हुआ था। उनके पूर्वज कहीं दूर से खेवली में आ बसे थे। धूमिल के पिता शिवनायक पांडे एक मुनीम थे। वह उनकी माता रजवंती देवी घर बार संभालती थी। जब धूमिल 11 वर्ष के थे तो इनके पिता का देहांत हो गया। आपका बचपन संघर्षमय रहा। उनका बचपन जो है संघर्षमय रहा, क्योंकि इनकी माता रजवंती देवी घर बार संभालती थी। धूमिल का पिताजी जो थे एक मुनीम थे, और जब वो 11 साल के थे तो उनके पिता भी चल बसे। तो धूमिल का विवाह 12 साल की उम्र में हो गया, 1 साल के बाद मूरत देवी से। 1953 में जब वो अपने हाई स्कूल पास किए तो गांव के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मैट्रिक पास की थी। आर्थिक दबाव के रहते हुए अपनी पढ़ाई जारी ना रख सके। खुद से उन्होंने पढ़ा और लाइब्रेरी, दोनों के बल पर उनका बौद्धिक विकास होता रहा। फिर क्या होता है, कार्य क्षेत्र। तो रोजगार की तलाश धूमिल को कलकत्ता ले आई। कहीं ढंग का काम ना मिला तो लोहा ढोने का काम किया। मजदूरों की जिंदगी को करीब से जाना, इस काम की जानकारी उनके सहपाठी तारकनाथ पांडे को मिली तो उन्होंने अपनी जानकारी में उन्हें एक लकड़ी की कंपनी मैसर्स तलवार ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड में नौकरी दिलवा दी। वहां से लगभग 1.5 साल तक एक अधिकारी के रूप में वहां पे काम करते रहे। इसी बीच अस्वस्थ होने पर स्वास्थ्य लाभ हेतु घर लौट आए। बीमारी के दौरान मालिक ने उन्हें मोतिहारी से गुवाहाटी चले जाने को कहा। धूमिल ने अपने अस्वस्थ होने का हवाला देते हुए इनकार कर दिया। मालिक का घमंड बोल उठा, आई एम पेइंग फॉर माई वर्क नॉट फॉर योर हेल्थ। धूमिल के स्वाभिमान पर चोट लगी तो मालिक को खरी सुना दी है ना। मतलब उन्होंने गुवाहाटी चले जाने को कहा तो धूमिल ने कहा कि हम अपना जो अस्वस्थ होने के हवाले देते हुए बोला कि इनकार कर दिया कि नहीं मैं ठीक हूँ। तो उसका घमंड हो गया कि बोला कि मैं अपने काम के लिए आपको जो है पैसे पे करता हूँ, है ना, आपके हेल्थ के लिए नहीं, आपके स्वास्थ्य के लिए नहीं। तो धूमिल के स्वाभिमान पे चोट लगा तो मालिक को क्या बोले वो, बट आई एम वर्किंग फॉर माई हेल्थ नॉट फॉर योर वर्क। ठीक है, यानी लेकिन मैं अपने स्वास्थ्य के लिए काम करता हूँ, तुम्हारे काम के लिए नहीं। ठीक है, तो फिर क्या था, 450 की नौकरी, प्रति घन फुट मिलने वाला कमीशन व TADA, धूमिल ने सबको लात लगा दी। इसी घटना से धूमिल पूंजीपतियों और मजदूरों के दृष्टिकोण व फासले को समझे। अब उनका जनवादी संघर्ष उनकी कविता में आक्रोश बन गया। धूमिल को हिंदी कविता के संघर्ष का कवि कहा जाता है। 1957 में धूमिल ने काशी विश्वविद्यालय के औद्योगिक संस्थान में प्रवेश लिया। 1958 में फर्स्ट डिवीजन से जो है उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी में जो है डिप्लोमा किया। वहीं विद्युत अनुदेशक के रूप पद पर नियुक्त हो गए।
फिर यही नौकरी व पदोन्नति पाकर वो बलिया, बनारस, सहारनपुर में कार्यरत रहे। 1974 में जब वो सीतापुर में कार्यरत थे तो वे आश्वस्त हो गए। अपनी अस्पष्टवादिता व अक्खड़पन के कारण उन्हें अधिकारियों का कोप भाजन होना पड़ा। उच्च अधिकारी अपना दबाव बनाए रखने के कारण उन्हें किसी न किसी ढंग से उत्पीड़ित करते रहते थे। तो ये मानसिक जो है मेंटली प्रेशर का इनका कारण बन गया। उसके बाद 1974 में जब उनका सिर दर्द हुआ बहुत ज़्यादा तो धूमिल को काशी विश्वविद्यालय का मेडिकल कॉलेज में जो है उनको एडमिट कराया गया। तो डॉक्टर ने बताया कि ब्रेन ट्यूमर हो गया है। तो 1974 को उन्हें लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया नवंबर 1974 में। तो यहाँ पे उनका ब्रेन का ऑपरेशन हुआ। उसके बाद वो कोमा में चले गए और इस बेहोशी की अवस्था में ही 10 फरवरी 1975 का वो काल के भाजक बन गए। यानी वो कोमा में चले गए 1974 में नवंबर में। उसके बाद फिर वो कितना 3 महीने लगभग है ना, तो 3 महीने तक जो है 3 महीने के बाद वो उनकी मृत्यु हो गई। अब हम देखेंगे भाषा और शैली। धूमिल की भाषा को संबोधनात्मक प्रयोग भी इन्हें तमाम समकालीन मुमारेदार और पांडित्य प्रदर्शन प्रिय कवियों से अलग व एक विशिष्ट पहचान देता है। इनकी कविता नए बिंब विधान व नए संदर्भों में जनता के संघर्ष के स्वर में स्वर मिलाती है। इसी दृष्टि से उनकी काव्य भाषा सामाजिक संरचना के औचित्य को चुनौती देती है। उनके काव्य बिंब अपने प्रवृत्ति कवियों से पृथक है। वे अपनी प्रकृति और परिस्थिति में अद्भुत हैं। धूप माँ की गोद से गर्म थी कहकर कभी माँ की महिमा को सिर माथे स्वीकारता है। छंद विधान की दृष्टि से उनकी लगभग सभी कविताएं गद्यात्मक लय की ओर झुकी हुई है। कविता की एक रास्ता है ना, एक रास्ता और लंबाई तोड़ने के उद्देश्य से वे पंक्तियों को छोटा बड़ा करते हैं, तुकों द्वारा तालमेल व लय स्थापित करते हैं। हिंदी कविता को नए तेवर देने वाले इस जन कवि का योगदान चिर स्मरणीय रहेगा। अब इनकी कृतियां देख लेते हैं। तो इनका 4 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुका है, जिसमें कौन कौन सा है? संसद से सड़क तक, इसका प्रकाशन स्वयं धूमिल ने किया था। कल सुनना मुझे, राजशेखर जी ने संपादन किया है। धूमिल की कविताएं डॉक्टर सुखदेव ने किया है। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र रत्न शंकर जी ने किया है। रक्त शंकर जो है धूमिल के पुत्र हैं। तो इस कृति से संसद से सड़क तक का जो प्रकाशन स्वयं धूमिल ने किया। नेक्स्ट है कि धूमिल के किस पन का नाम सुदामा पांडे है, ठीक है, मतलब किस समय का, तो बचपन। नेक्स्ट है कि धूमिल का जन्म कब हुआ था, तो 1936 में हुआ था। धूमिल का जन्म कहाँ हुआ था, तो उत्तर प्रदेश के बनारस के समीप खोखली यानी पांडेपुर गांव में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे, लोग कहते हैं कि बच्चे को अधिक प्यार देने पर बालक बिगड़ जाता है, पर कौन ऐसा कवि है जो अपने उत्तरदायित्व को बिरहन किया, ठीक है। तो ये आपका जो है किसने कहा है, धूमिल ने कहा है। नेक्स्ट है कि हाई स्कूल की परीक्षा पास हो जाने के साथ ही किसके जीवन में कठिनाइयां दस्तक देने लगी, इन्हीं का, धूमिल जी का। धूमिल कब ITI किए, तो उन्होंने 1958 में किया था ITI, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है कि धूमिल किस विभाग में अनुदेशक के पद पर नियुक्त हुए, तो विद्युत विभाग में। नेक्स्ट है कि धूमिल की असमय में मृत्यु किस बीमारी से हुई, तो उनको ब्रेन ट्यूमर हो गया था। धूमिल के काव्य संस्कारों के भीतर एक खास प्रकार का क्या है, तो खास प्रकार का जो है बचपन है। नेक्स्ट है कि धूमिल का व्यंग धारदार और कविता असरदार कैसे बना, तो एक भदेशपन। नेक्स्ट है कि धूमिल को साहित्य अकादमी पुरस्कार से कब सम्मानित हुए, तो वो मरणोपरांत। नेक्स्ट है कि धूमिल ने अपनी कविता में समकालीन राजनीतिक परिवेश में जी रहे कैसे व्यक्ति की तस्वीर पेश की है, जागरूक व्यक्ति की। नेक्स्ट है कि धूमिल ने मोह भंग को किस ढंग से अभिव्यक्त किया है, तो प्रभावशाली ढंग से। नेक्स्ट है कि संघर्षरत मनुष्यों के प्रति धूमिल के मन में क्या रहता था, तो उनके प्रति जो है अगाध करुणा होता था। नेक्स्ट है धूमिल को समकालीन परिवेश इस करुणा को क्या लगता है, तो शत्रु लगता है।
नेक्स्ट है धूमिल की कविता किस कारण अलग से पहचानी जाती है? तो जो मुहावरेदार भाषा है उसकी वजह से। नेक्स्ट है धूमिल की काव्य भाषा एक जबरदस्त क्या है? तो गर्माहट है। अब देखेंगे नेक्स्ट, धूमिल की काव्य शिल्प में एक जबरदस्त क्या है? तो एक जबरदस्त गर्माहट है। नेक्स्ट है कि धूमिल की काव्य भाषा में एक जबरदस्त गर्माहट कहाँ से आती है? तो क्रोध से। अब हम देखेंगे आगे। नेक्स्ट है धूमिल नागार्जुन की तरह कैसे कवि हैं? तो लोक धर्मी। नेक्स्ट है कि धूमिल कोलकाता पहुंचे तो सबसे पहले क्या काम किए? लोहा ढोने का। नेक्स्ट है कि धूमिल को कोलकाता में मेसर्स तलवार ब्रदर्स लिमिटेड के किस मित्र ने नौकरी लगा दी? वहां पर किस मित्र ने लगाई? तारकनाथ ने। नेक्स्ट है कि धूमिल वहां किस पद पर कार्यरत थे? तो वहां पर पासिंग ऑफिसर। नेक्स्ट है कि धूमिल की ख्याति कवि के रूप में बनारस में कब से मिलने लगी? तो ये आपका जो है 1963 से। नेक्स्ट है कि धूमिल कठोर श्रम करने के बावजूद कलकत्ता की कंपनी से सेवा मुक्त किस कारण हुए? तो स्वतंत्र प्रकृति के कारण जो है वो सेवा मुक्त हुए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट है धूमिल भीतर से कहीं बहुत अधिक किस प्रकार के कवि हैं? तो वो क्रांतिकारी कवि हैं। नेक्स्ट है धूमिल के किस ख्याति से बिजली विभाग के उच्च पदाधिकारियों ने उनका स्थानांतरण सहारनपुर कर दिया कवि रूप से? नेक्स्ट है कि धूमिल से उनके कर्मचारी संगठन क्यों क्रुद्ध रहते थे? तो कार्य संस्कृति का पर्दाफाश के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा हमारा काव्य बीथी जो है कंप्लीट हो गया है और आपको जो है इसका पीडीएफ मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे जिसका नाम है द पढ़ाई करो। ठीक है, और वहाँ से देख लीजिएगा। इसके साथ ही भाषा और भाषा के विभिन्न रूप, ठीक है, इसको पढ़ के रखिएगा आप लोग। इसका मैं भेज दूंगी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में और कल इसका एमसीक्यू लगाएंगे। अगर देखा जाए तो हमारा लगभग 60% कवर हो चुका है, 60 to 65%, अब थोड़ा सा ही है।